नमस्कार दोस्तों, क्या आप सभी एक एनजीओ रन कर रहे हैं? चाहे वो एनजीओ काम करता है एजुकेशन सेक्टर में, चाहे आप काम कर रहे हैं रिलीजियस सेक्टर में, या किसी मेडिकल सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, या किसी और सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं और किसी भी फॉर्म ऑफ एनजीओ के थ्रू आप काम कर रहे हैं, चाहे आप ट्रस्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, चाहे सोसाइटी के फॉर्म में काम कर रहे हैं, या सेक्शन 8 में आप काम कर रहे हैं। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे क्या होता है प्रोविजनल एटीजी एंड 12 पे एंड क्या होता है फाइनल एटीजी एंड 12 पे, कब आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोविजनल एटीजी एंड 12 पे, कब आपको अप्लाई करना होता है फाइनल एटीजी एंड 12 पे। आपको आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम देंगे। क्या डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज़ रहती है, क्या प्रोसीजर्स रहते हैं, क्या आपको फॉर्म फाइल करना होता है, कब आप फाइल कर सकते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए एंड आप सीख सकें खुद भी कि आपको कैसे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या होता है एटीजी एंड क्या होता है 12A। इसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे क्या प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होते हैं, क्या फाइनल रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो देखिए 12A बेसिकली एक ऐसा रजिस्ट्रेशन है जिसके लिए, या आप ये कह सकते हैं जिससे एक जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना जितना भी वो कलेक्शंस करते हैं, जितना भी वो डोनेशन रेज करते हैं, जितना भी उनकी इनकम होती है, अगर उसका 85% जितना भी उन्होंने कलेक्शन किया उस कलेक्शन का अगेंस्ट अगर 85% टुवर्ड्स द चैरिटेबल एक्टिविटीज़ या रिलीजियस एक्टिविटीज़ या मेडिकल एक्टिविटीज़, जिस भी सेक्टर में वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, अगर उसके अगेंस्ट आप कर देते हैं तो रिमेनिंग जो 15% होता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ये इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज 12A का मतलब होता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो एनजीओ सेक्टर में काम कर रही है और आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, इस सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में ये मतलब होता है 12A का। और देखिए एटीजी क्या होता है। एटीजी रजिस्ट्रेशन से ऑर्गेनाइजेशन को पर्सनल कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इट इज़ बेसिकली जो पर्सन आपको डोनेशन देता है, जो भी पर्सन आपको डोनेशन देगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको डोनेट करेगा, जो भी पर्सन आपको डोनेट करेगा, उसको जब वो इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल करेगा उस समय उसको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाता है। मींस सर लेट्स से कोई मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने 1 लाख रुपीज़ किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दिया, तो मिस्टर एक्स जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे उस समय उस 1 लाख रुपीज़ पे जो उन्होंने डोनेशन दिया है उसमें से लेट्स से 50% वाला अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो 50% मीन्स 50,000 और भी कंडीशंस होती हैं, वो फुलफिल करने के बाद जो 50,000 होगा उस पर उसको इनकम टैक्स नहीं लगेगा मिस्टर एक्स को। अब ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन से 1 लाख रुपीज़ जो डोनेशन रेज किया, अगर उस 1 लाख रुपीज़ में से 85% उन्होंने एक्सपेंसेस कर दिए, मिनिमम 85 है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। देखिए मिनिमम 85 होना चाहिए आपका, मिनिमम 85 है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं। मिनिमम 85% अगर आपने एक्सपेंसेस इनकट कर दिए तो रिमेनिंग 15% जो भी आपका एक्यूमुलेशन रह जाएगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। अगर आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन है, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और एटीजी का बेनिफिट क्या हुआ, जो सामने वाला पर्सन है मिस्टर एक्स जिसने डोनेशन दिया उसको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जितना भी वो डोनेशन देता है उसके सर्टेन परसेंटेज ऑफ इनकम पर। तो चलिए आप जानते हैं प्रोविजनल रजिस्ट्रेशंस एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन में क्या फर्क होता है। देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन वर्ड हम यूज कर रहे हैं, हम कलेक्टिवली बात करेंगे 12A एंड एटीजी। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जब हम बोल रहे हैं दैट मीन्स प्रोविजनल एटीजी एंड प्रोविजनल 12A। जब हम फाइनल रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल एटीजी एंड फाइनल 12A। तो हम कलेक्टिवली बात करेंगे। देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली जब आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नई बनती है, उस नई ऑर्गेनाइजेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेसिकली जो सर्टिफिकेट इशू करता है उसको बोला जाता है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। और इनकी वैलिडिटी 3 इयर्स की रहती है। जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ, या आप कह सकते हैं जिस असेसमेंट ईयर के लिए आपको इशू हुआ उस असेसमेंट ईयर से आपके 3 इयर्स की वैलिडिटी रहती है।
ये होता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। अब देखिए प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपको कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना, वो भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया, 3 इयर्स। अब देखिए इसमें एक ये बात है कि आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है। फाइनल रजिस्ट्रेशन आपका होता है, देखिए जब आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर 6 मंथ जिस दिन आपको ग्रांट हुआ उसके 6 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने एक्टिविटीज कमेंस कर दी, मींस जिस भी पर्पज के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनी है अगर वो काम आपने करना चालू कर दिया, तब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव करना होता है, तब आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होगी फाइनल रजिस्ट्रेशन की। इसके अलावा अगर आपने इस 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की है तो क्या होता है, जो मैक्सिमम जो टाइम ड्यूरेशन 3 इयर्स का बताया गया है प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में, जब वो एक्सपायर होने वाला उससे 6 महीने पहले आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करनी होती है। अब देखिए फाइनल रजिस्ट्रेशन आपको ऐसे नहीं मिल जाता, फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको प्रूव करना होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रूव करना पड़ता है ऑफिसर को, इनकम टैक्स ऑफिसर को, कि आपने एक्टिविटी एक्चुअली में कमेंस कर दी है। ऐसा नहीं होता कि आप कहेंगे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लेगा, आपको उनको आइडियोलॉजी प्रेजेंट करनी पड़ती है, आपको उनको इंश्योर करना होता है, उनको ट्रस्ट दिलाना होता है कि आपकी एक्टिविटीज जो है एक्चुअली में स्टार्ट हो गई है, तब आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाता है। और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की जो टाइम लिमिट होती है वो 5 इयर्स की होती है। जब ये 5 इयर्स आपके एक्सपायर होने वाले हों उससे 6 महीने पहले आपको रिन्यूअल की एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। तो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको बताया प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कब होता है, कब कैसे अप्लाई होता है और कब अप्लाई होता है, और फाइनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है और कैसे आपको अप्लाई करना होता है और कब आपको अप्लाई करना होता है। इस पोर्टल पर फॉर्म 10A जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अप्लाई करना होता है, फाइल करना होता है, कैसे आप फाइल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाने के बाद अपना आप लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड यूज़ करते हुए आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आएगा ई फाइल का। ई फाइल में आप जाएंगे इनकम टैक्स फॉर्म। इनकम टैक्स फॉर्म पे जाने के बाद आपको जाना है फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। जब आप इस पॉइंट पर जाएंगे, जब इस वाले टैब में आप आ जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इसके बाद ये थर्ड टैब आ रहा है। देखिए फर्स्ट में आ रहा है पर्सन विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, सेकेंड आ रहा है पर्सन विदाउट बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, यहाँ पर आ रहा है थर्ड में पर्सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको काफ़ी सारे फॉर्म्स आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे। इसमें से हमें जाना है फॉर्म 10A। यहाँ पर लिखा होगा टैक्स एग्जेम्पशन एंड रिलीव्स, इस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। अब देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन का हम ऑलरेडी एक फॉर्म 10A सबमिट हम कर चुके हैं, तो हमारे पास अभी फिलहाल के लिए आपको 10A के लिए एक्चुअल में इनकम टैक्स पोर्टल पे कैसे फाइल होगा वो फॉर्म तो नहीं है, बट फिर भी हम आपको एक और फॉर्म हमने क्लाइंट का फाइल किया था, वो कैसे फाइल किया था, क्या उसमें पर्टिकुलर सबमिट करने होते हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखा देंगे। कैसे आपको सिंपली बस ये लगा लीजिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो इस फॉर्म में फिल हैं वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी इनकम टैक्स पोर्टल पर, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए जैसे हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ओके का कंफर्मेशन मांगा, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर इसने मांगा है पैन नंबर, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस, सेक्शन कोड। यहाँ पर देखेंगे तो दो सेक्शन आ रहा है 12A and 80G। फिर यहाँ पर मांगा नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। देखिए जैसे मैं यहाँ पर 12A सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर वो नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इस फॉर्म में हैं। हम आपको इस फॉर्म से एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे आपको डिटेल वहाँ पर फीड करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपसे मांगा गया है पैन नंबर, आपको पैन नंबर डालना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड डालना है आप कौन सा रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप ATG कर रहे हैं तो ATG का सिलेक्ट कीजिएगा, 12A कर रहे हैं तो 12A सिलेक्ट करिएगा। तो बस आपको यहाँ पर 12A आपको इंश्योर करना है, 12A सिलेक्ट किया। फिर थर्ड में आपसे मांगा क्या किस तरह की आपकी एक्टिविटीज़ है। देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखेंगे आपकी, या तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होगी, या तो रिलीजियस होगी, या तो चैरिटेबल कम रिलीजियस होगी। तो जिस भी तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो रिलीजियस काम करती है तो आपको रिलीजियस सेलेक्ट करना है, अगर वो चैरिटेबल काम करती है तो चैरिटेबल सेलेक्ट करना है। टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगेन 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, या तो ट्रस्ट का ऑप्शन आएगा, या तो सोसाइटी का ऑप्शन आएगा, या तो सेक्शन 8 का ऑप्शन आएगा। आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको वो सिलेक्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर क्या है, वेदर द एप्लीकेंट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए आपके पास सर्टिफिकेट, अगर आपके पास सेक्शन 8 है तो आपके पास उसके MOA है, AOA है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, आपको यस करना है। आपके पास अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी की आपके पास बाईलॉज हैं, सोसाइटी
इंडीड है, आपको यस करना है। यहाँ पर बेसिकली ये है कि आपकी जो ट्रस्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है वो किसी इंस्ट्रूमेंट को, डॉक्यूमेंटेशन तो है ना आपके पास उसका, तो उसको आपको यस करना है। फिर इसके बाद आपको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको सबमिट कर देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। यहाँ पर बस सिंपली सी ये डिटेल आपको फीड करनी है। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है। 4 में जैसे ही आप ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे वो पूछेगा आपसे कि क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा बनी गई है, आपको यस करना है। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगेन सिंपलेस्ट है, आपको ट्रस्ट डीड की जो कॉपी होती है इसमें शुरुआत में आपका ट्रस्ट डीड का मेंशन होता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर लास्ट में बिल्कुल आप पाएंगे। सेक्शन 60 का एक सर्टिफिकेट प्रिंट होता है लास्ट में, ट्रस्ट डीड की जो कॉपी होती है वहाँ पर से आपको ये नंबर मिल जाएगा और उसी के नीचे रजिस्टरिंग अथॉरिटी का भी नाम लिखा होता है। देखिए 5th पॉइंट में आपसे पूछा गया है किस तरह का आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। देखिए ये हमारी जो पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन थी ये काम कर रही थी रिलीजियस, रिलीफ ऑफ द पुअर, एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में। देखिए यहाँ पर हम चैरिटेबल कम रिलीजियस भी सिलेक्ट कर सकते थे, बट इनका रिलीजियस जो है अभी इन्होंने इनिशियली स्टार्ट नहीं किया, इसलिए हमने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ही किया है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ही काम कर रहे हैं अभी, बेसिकली रिलीफ ऑफ द पुअर पे काम कर रहे हैं। तो जिस भी पर्पज़ के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है आपको यहाँ पर 5th पॉइंट में सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखिए फेदर द ट्रस्ट डीड कंटेन्स अ क्लॉज दैट इज इररेवोकेबल, यहाँ पर आपको यस करना है। मींस आपके ट्रस्ट में कोई इररेवोकेबल क्लॉज है या नहीं है, आपको उसको यस करना है। अगर आप नो करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सर्टिफिकेट जो ग्रांट होगा उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर आपको यस करना है। इररेवोकेबल का मतलब क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्या इसका इम्पैक्ट है, कहाँ से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो चलिए बाकी पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं। देखिए सेकंड पोर्शन जो आ रहा है इसमें आ रहा है अदर रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे जैसे हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से रजिस्ट्रेशन ले सकती है। देखिए एनजीओ दर्पण का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रेफरेंस मार्क है, एफसीआरए का रजिस्ट्रेशन मार्क है। एनी अदर इनकम टैक्स में एक्ट में देखिए इनकम टैक्स एक्ट में आप अगर 12A का रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपके पास ATG का रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो या सेक्शन 35 का रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो। तो यहाँ पर इसलिए प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, एनी अदर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स लिखा है। आपने जो ऊपर एप्लीकेशन फाइल किया अगर 12A के लिए किया तो यहाँ पर अदर देन 12A को सर्टिफिकेट आपके पास है तो वहाँ पर आपको डिटेल मेंशन करनी होती है। डिटेल मेंशन करने के लिए देखिए सिंपल सा है, रेलेवेंट लॉज अगर आपके पास दर्पण है तो यहाँ पर आपके पास नीति आयोग का एक ऑप्शन आ जाएगा, और आपके पास FCRA है तो FCRA का एक ऑप्शन आ जाता है। सिंपल सा रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना है। अथॉरिटी सिंपल सा है कि अगर FCRA है तो नीति आयोग, और सॉरी दर्पण का है तो नीति आयोग, और FCRA का तो FCRA डिपार्टमेंट। जो सर्टिफिकेट ग्रांट होता है उसमें सर्टिफिकेट की इफेक्टिवनेस कब से है वो भी मेंशन होती है, वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सर्टिफिकेट से देखकर। देखिए इसके बाद यहाँ पर ये डिटेल है कि आपकी कोई एप्लीकेशन ऐसी तो नहीं है जो आपने एप्लीकेशन पहले डाली हो और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की कर दी गई हो डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वहाँ पर अगर कोई डिटेल है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होती है। हमारे केस में नहीं थी तो इसलिए हमने नो मेंशन किया है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 10 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके लिए ये वाला रेलेवेंट होता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 10 और क्लॉज 21 में कोई एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर क्लेम करते हैं तो उसको येस करके यहाँ पर डिटेल उसकी फीड करनी होती है। तो सिंपल से पॉइंट नंबर 7 और 8 हमने कवर किया अभी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट भी हम कवर करने जा रहे हैं। देखिए अब हम कवर कर रहे हैं डिटेल ऑफ की मैनेजर। देखिए जब आप ट्रस्ट बनाते हैं या सेक्शन 8 बनाते हैं आपको वहाँ पर मेंबर्स की डिटेल मेंशन करनी होती है। वहाँ पर जो डिटेल आप वहाँ पर मेंशन करते हैं वही डिटेल आपको यहाँ पर फीड करनी है। जब आप ये डेटा फीड कर रहे होते हैं उस समय आपको ये इंश्योर करना होता है कि जितने भी आपके की मैनेजर पर्सन होते हैं उनके पास आपके पास KYC डॉक्यूमेंट मीन्स पैन कार्ड और आधार कार्ड अवेलेबल हो ताकि आपकी डिटेल यहाँ पर फीड कर सकें। तो यहाँ पर आपको वो डिटेल सिंपली सी फील करनी है। नेम, अगर मान लीजिए वो ट्रस्टी है तो ट्रस्टी, और अगर वो ऑथर है तो ऑथर। अगर जैसे सेक्शन 8 में अगर मानेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो ऑथर आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सोसाइटी में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफिसर हो जाएगा। इस तरह के यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पैन कार्ड या आधार कार्ड, कौन सी डिटेल आप डालने वाले हैं। जैसे ही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर वो आपको आईडी नंबर डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और ईमेल आईडी डालना है। सिर्फ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है हम किसी और को भी की मैनेजरियल पर्सन बनाते हैं अदर देन इंडिविजुअल। जैसे मान लीजिए एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में दूसरी ट्रस्ट को भी अगर हम मेम्बर बनाते हैं, या सोसाइटी है अदर देन इंडिविजुअल कोई ऑर्गेनाइजेशन, जो पार्टनरशिप फर्म को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं उसमें मेंबर बना रहे हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें डालें, यहाँ पर वो मेंशन डिटेल डालनी होती है। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ इंश्योर करनी होती है कि बेनिफिशियल ओनर होना चाहिए, वो 5% या 5% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग उनके पास होनी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर डालनी होती है।
देखिए फाइनली अब 3 स्टेप्स रह गए हैं। आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की अपनी डिटेल्स यहाँ पर डिक्लेयर करनी होती है। इसके अलावा इनकम की डिटेल डिक्लेयर करनी होती है और लास्ट में वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड। देखिए सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पर देखेंगे ना आप, तो बेसिकली ये होता है कि अगर आपने इसके अलावा लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न में अपने फाइल किया तो वो ऑटोमेटिकली डाटा वहाँ से फेच कर लेता है और आपको यहाँ पर कम इन्फॉर्मेशन फीड करनी होती है। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल की, आप फर्स्ट टाइम फाइल करेंगे, अभी फाइल नहीं किया, अभी फाइल करना बाकी है, तो आपको यहाँ पर कॉर्पस अमाउंट डिक्लेयर करना होता है। कॉर्पस अमाउंट बेसिकली वो अमाउंट होता है जिससे कि आप अपना एनजीओ स्टार्ट करेंगे। ट्रस्ट डीड में आपको डिक्लेयर कर रहे होते हैं जो आप प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्लेयर करते हैं। सेक्शन 8 में अगर आप बोलेंगे तो सेक्शन 8 में मान के चलिए जिस कैपिटल से आप अमाउंट चालू करते हैं वो कॉर्पस का अमाउंट हो गया। इसके अलावा थर्ड, अगर आप सोसाइटी के फॉर्म में काम करते हैं तो जो इनिशियल मेंबर्स आप जो कलेक्शंस करेंगे वो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना होता है। अगर मान लीजिए आपने रिटर्न पहले फाइल की हुई है तो यहाँ पर आपका कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो वहाँ पर ये अमाउंट वहाँ से आ जाएगा। आपके पास लास्ट ईयर की जो फाइनेंशियल्स आपके पास अवेलेबल होंगे वहाँ से डेटा आ जाता है, जितना भी डेटा है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ आपने जो डिक्लेयर की है, अदर लायबिलिटीज़, यहाँ पर टोटल लायबिलिटीज। बट देखिए फॉर्म 10A हम अप्लाई कर रहे हैं, हम जो फाइल कर रहे हैं वो फाइल कर रहे हैं न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन जनरल ये सब चीज़ें नहीं होती। इनिशियली खाली कॉर्पस अमाउंट होता है और कॉर्पस अमाउंट आपका कहाँ पर पड़ा होगा वो आपको डिक्लेयर करना होता है। जैसे हमने मान लीजिए जो कॉर्पस अमाउंट है वो लैंड बिल्डिंग में नहीं है, कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, किसी सेफ इन्वेस्टमेंट में हमने पैसा नहीं लगा रखा या कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रखा, तो इसलिए हमने इसको लास्ट में अदर एसेट्स में डिक्लेयर कर दिया। तो इस तरीके से आपको वो डिक्लेयर करना होता है। ये आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का पार्ट हो गया। देखिए अगेन हम आपको बताए थे ये जितने भी आपके पास ऑप्शंस हैं ये जनरली उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हैं जिन्होंने बेसिकली जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फ्रेश ऑर्गेनाइजेशन है, जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म 10A, उसके लिए इनिशियल आपको या तो पॉइंट नंबर 11 एंड पॉइंट नंबर 19 की रिक्वायरमेंट होती है जो डिक्लेयर करना होता है। इसके अलावा देखिए कोई इनकम डिटेल मीन्स अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिटर्न फाइल की हुई है तो उसमें आपने डिक्लेयर करते हैं आपको ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना मिला, स्टेट गवर्नमेंट से कितना मिला, CSR के अंदर आपको कितना ग्रांट मिला, कोई स्पेसिफिक ग्रांट है या कंडीशनल ग्रांट है तो वो आपको डिक्लेयर करना होता है। इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम है वो सब डिक्लेयर करनी होती है। देखिए जो अभी हम फॉर्म आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है। ये नई ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है मीन्स इसको किसी भी तरह का इसमें कोई काम स्टार्ट नहीं किया, तो उसके लिए यहाँ पर सब आपको 0 मेंशन करना है। ये इनकम की डिटेल में आ जाएगा। अगर देखिए आपने कोई रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऊपर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो रिलीजियस एक्टिविटीज़ की यहाँ पर आपको डिटेल देनी होती है। जैसे हमने यहाँ पर 00 दिया हुआ है तो इस तरह की आपको डिटेल देनी होती है, ठीक है। लास्ट में अगर आप आएंगे तो देखिए यहाँ पर ये वेरिफिकेशंस मांग रहा है। ये सिंपल सा एक फॉर्म 10A होता है। अगर मैं मेनली कैटेगराइज करूँ फॉर्म 10A अगर आपको फाइल करना है, देखिए सिंपल सा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक डिटेल देनी है जो आपको उसके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मिल जाएगी। इसके अलावा जो मेंबर्स होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के उनकी बेसिक से डिटेल देनी है जिसमें कि उनका पैन नंबर या आधार नंबर, इसके अलावा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देना होता है। इसके ये सेकंड पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल हो गई, सेकंड में जो मेंबर्स होते हैं उनकी डिटेल हो गई, थर्ड में आपको फाइनेंशियल फिगर्स की रिपोर्टिंग करनी है। फाइनेंशियल फिगर्स में अगेन आपके पास बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स आपका जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसकी डिटेल आपको मेंशन करनी होती है। देखिए इसके अलावा लास्ट में अगर आप आएंगे सर्टिफिकेट्स, अगर आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेशंस इसमें क्या क्या हमें अपलोड करना होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए डॉक्यूमेंटेशंस के पार्ट में आपको सबसे पहले जो ट्रस्ट डीड होती है वो आपको अपलोड करनी है। अगर आप ट्रस्ट बना रखी है, अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी की डीड आपको अपलोड करनी है। और अगर आपके पास सेक्शन 8 है तो आपको MOA, AOA, इसके अलावा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रस्ट की डीड में भी आपको लास्ट में मिल जाता है। सोसाइटी का अलग ही ग्रांट होता है और जो सेक्शन 8 ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलग से ग्रांट होता है, वो सभी आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। देखिए इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और भी अपलोड करनी चाहिए, जैसे जो मेंबर्स हैं उनके KYC के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी आपको अपलोड करने चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या, अगर आपको वो फॉर्मेट, आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है और आपके पास वो फॉर्मेट नहीं है किस तरीके से आपको उस फॉर्मेट को रिपोर्टिंग करनी है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में ये ड्रॉप कीजिएगा। हम आपको फॉर्मेट भी प्रोवाइड करेंगे किस तरीके से आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट फॉर्म आपको 10A कैसे फाइल होता है ये हम आपको आज की वीडियो में बताया। आशा करते हैं आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल CA विनय जगदीश। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड।